तो ये है एनाफेज की अवस्था। अब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज लेकर आए हैं। ये देखिए, जिसको हम लोग पिछले स्लाइड में देखे, ये वही है ना। ये चार चार लेकर चल रहा है, बड़ा अच्छे से जगह पे इसने एडजस्ट किया है, तो चार को दिखा रहा है। अब हम लोग इसके बारे में एक दो कमेंट लिख ले पहले एनाफेज का, कि क्या क्या यहाँ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग बड़े अच्छे से इनको कंपेयर करके देखेंगे। मेटाफेज और एनाफेज में हम लोग को बेसिक क्या अंतर नजर आ रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखिए, यहाँ पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या दिख रहा है, द क्रोमोसोम्स स्प्लिट। स्प्लिट करना मतलब टूटना। स्प्लिट फ्रॉम द मिडिल, मध्य भाग से टूटता है। फ्रॉम द मिडिल, दैट इज एट द सेंट्रो, बोलिए, सेंट्रोमेयर। ये स्प्लिट कर जाएगा फ्रॉम द सेंट्रोमेयर। दस आफ्टर, इसीलिए आफ्टर स्प्लिटिंग which happened due to the pulling by स्पिंडल फाइबर्स, जो कि स्पिंडल फाइबर के खिंचाव के कारण हुआ। पुलिंग बाय स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट टू मूव, यानी चलना शुरू करते हैं टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। विपरीत ध्रुव की तरफ, ऑपोजिट पोल के तरफ चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लगातार उन्हें खींचा जा रहा है। किनके मदद से, ये स्पिंडल फाइबर्स। ये छोटा छोटा हो गया है, सिकुड़ गया, काफी आगे चला गया, काफी, है ना, पोल के तरफ चला गया, मिडिल पोर्शन से काफी आगे बढ़ गया, है ना। इसीलिए वो वैसे छोटे सिकुड़े हुए दिख रहे हैं। सीरियल नंबर 2, it is identified as the chromosomes trailing, trailing, chromosomes trailing by their chromatids, पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं, and the leading portion, leading portion होगा, leading portion is the centromere। यहां तक लिखिए, फिर बात करते हैं। सेकेंड वाले पॉइंट का मतलब आप लोग समझे। देखिए, तो कह रहा है इसे पहचाना जाता है, इट इज आइडेंटिफाइड एज क्रोमोसोम्स ट्रेलिंग बाय देयर क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम में
ट्रेलिंग हो रहा है, पिछड़ रहे हैं, किसके द्वारा? क्रोमेटिड के द्वारा। और ये लीड करता है, लीडिंग करता है, लीड करता है, आगे बढ़ता है, किसके द्वारा? सेंट्रोमेयर के द्वारा। यानी क्रोमोसोम पिछड़ रहा होता है अपने क्रोमेटिड फाइबर के वजह से, ये देखिए, और लीड कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, किसके वजह से? सेंट्रोमेयर के वजह से। क्लियर? यही एनाफेज स्टेट की पहचान है। ठीक है, अब हम सामने इसके मेटाफेज को लाकर खड़ा करते हैं और फिर आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे। उम्मीद है आप लोग जवाब दीजिएगा, नहीं तो है ये हम बताने के लिए। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज और यहां से यहां तक एनाफेज अगल बगल खड़े हैं। ठीक है, मेरा ये सवाल, प्रोफेज पहले आया होगा तो इसको फर्स्ट लिखें अभी समझने के लिए, इसके बाद ये आया तो इसको सेकंड लिखें, कोई दिक्कत? और एनाफेज तीसरे नंबर पे लिखा जा सकता है। अब जरा गौर से देखकर बताइए, यहां आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना लिखेंगे? कितना गिन पा रहे हैं फर्स्ट वाले में जो कि प्रोफेज है? 4, पक्का ना? कोई डाउट? चलिए बहुत अच्छा, 4 है। क्या मेटा, हाँ कौन बोला? ये नहीं रहे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 तो नहीं है, 4 है। हाँ, अलग नहीं हुआ है, इसीलिए 4 ही है। ठीक है, अब यहां देखिए तो इसमें आप क्रोमोसोम की संख्या क्या बताएंगे मेटाफेज में? बहुत अच्छा, 4। अब तीसरा अवस्था एनाफेज, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना बताएंगे? 8। 4 इधर चला गया और 4 इधर चला गया। तो ये याद रखिएगा बच्चों, सेल डिवीजन माइटोसिस में एकमात्र ये एक अवस्था आती है जिसमें टेम्पररीली क्रोमोसोम की संख्या दूनी हो जाती है, इट बिकम्स डबल टेम्पररीली, लेकिन इसका सेल के ऊपर कोई भी विपरीत प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। कारण ये सब समझ सकते हैं कि अगर क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया प्रॉब्लम होगा, पर यहां होने नहीं देता। बताइए तो क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम अभी हाईली कंडेंस्ड स्टेट में है, नॉन फंक्शनल फॉर्म में, किसी तरह का कोई एक्टिविटी करने वाला नहीं है। तो फिर ये सवाल मन में आ सकता है, अगर ये कोई काम कर नहीं रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, फिर सेल कैसे काम कर रहा है?
क्योंकि शुरुआत में जब हम लोग सेल पढ़े, न्यूक्लियस का बड़ा चर्चा करके पढ़े, तो बताए थे कि न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर इसलिए है क्योंकि उसमें क्रोमोसोम है। वो हर पॉइंट पे क्या काम होगा इसका निर्देश देता है। अब यहां देख रहे हैं कि ये डबल हो गया तो डबल निर्देश देगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉस है तो बोलेगा ए पानी लेकर आओ, दो ठो बॉस होगा बोले कि दोनों बोलेगा पानी लेकर आओ, एक गिलास लेकर जाइएगा तो बॉस मानेगा। अब तो डबल है तो दो गिलास ले जाना होगा ना, यानी डबल काम हो गया। तो ऐसा होगा यहां पे? बिल्कुल नहीं होगा, कारण अभी बॉस छुट्टी पर हैं। तो कैसे छुट्टी पर हैं? यहां तो दिख रहे हैं, भले दिख रहे हैं पर वो एक्टिव फेज से गायब हैं। मतलब ऐसी स्थिति है, कंपनी का जो हेड है वो है, पर वो कंपनी के प्रेमाइसेस में नहीं, कहीं दूर गया हुआ है, पृथ्वी से बाहर नहीं गया। अब तो ये बोलने से भी डर लगता है, पृथ्वी से बाहर मतलब पहले समझते थे मर गया, अब पृथ्वी से बाहर मतलब अब स्पेस ट्रैवल के लिए गया है ना, पृथ्वी से बाहर लोग जा सकते हैं। तो वो नहीं, मतलब कहने का है जीवित है अभी, पर अभी उस जगह पे रख के अपना रेगुलेशन वाला एक्टिविटी नहीं कर रहा, क्योंकि ये हाईली कंडेंस स्टेट में है, इसे काम करना अभी नहीं है। तो इस दौरान काम कैसे चल रहा है? इस दौरान काम ऐसे चल रहा है, उसने पहले ही इंस्ट्रक्शन लिख कर आए हैं। जैसे बॉस जब छुट्टी में जाते हैं तो बोल कर जाते हैं यहां से यहां तक पूरा करके रखिएगा, हम आएंगे चेक करेंगे, होता है ना। तो इसने पहले ही आदेश दे के रखा है, इसलिए इसके डबल होने से भी सेल पर कोई विपरीत असर, एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आई? इसी चीज को यहां बताना था। तो हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज कह सकते हैं यहां, सीरियल नंबर 3, इट इज द स्टेट, लिखते चलिएगा, ऑफ सेल डिवीजन व्हेन द नंबर ऑफ chromosomes become double temporarily. टेम्पोरेरीली, अस्थायी रूप से, टेम्पोररीली क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। यही एकमात्र ऐसा स्टेज है, एनाफेज। ठीक है, तो यहां देख पा रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया, इसीलिए कहा गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स। ठीक, दूसरा खास बात क्या लग रहा है, सेंट्रोसोम अलग हो गए और दोनों किनारे यानी दोनों ध्रुव पोल पर चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए अब ये दो सेल में बंटने की तैयारी में है। ठीक है, हर एक सेल में एक ठो सेंट्रोसोम होता है ना, तो ये दो ठो लेकर रखे हुए हैं। अब यदि ये बीच से अपना एक डिवाइडिंग लाइन तैयार कर ले तो दो डॉटर सेल में बंट जाएगा। तो प्रत्येक सेल के पास एक ठो न्यूक्लियस, एक ठो सेंट्रोसोम, एक ठो न्यूक्लियस, एक ठो सेंट्रोसोम हो जाएगा। उसी रास्ते पे चल दिया है। तो सीरियल नंबर 2, द सेंट्रोसोम रिमेन्स, सेंट्रोसोम्स इधर रिमेन हो जाएगा, सेंट्रोसोम्स रिमेन एट द, फिर कुछ छोड़े क्या, CNTROSOME, सेंट्रोसोम्स REMAIN। ठीक, सेंट्रोसोम्स रिमेन एट द ऑपोजिट पोल्स, सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल पे रह जाते हैं। तीसरा, दिस इज द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस।
ये कैरियोकाइनेसिस का आखिरी स्टेज है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन का ये है ना, वजन नहीं बढ़ जाए। एनीवे अब यहां देखिए, हम लोग यहां क्या लिख कर दिए, कैरियोकाइनेसिस का अंतिम चरण। कैरियोकाइनेसिस समाप्त होने के बाद अगला चरण क्या होता है सेल डिवीजन में, साइटोकाइनेसिस। तो बच्चों एक समझ के रखिए बात कि हम लोग अपनी सुविधा के लिए कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहकर चलते हैं कि भाई कैरियोकाइनेसिस हुआ खत्म, टेलोफेज में कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब एक कोई अलग स्टेज आएगा जिसमें साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू होगा। पर रियल पिक्चर में ऐसा नहीं होता। एक तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू करता है और दूसरे तरफ साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई अलग डेफिनेट सेपरेट स्टेज नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहीं पर शुरू करेंगे साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया। दिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस and so the cytokinesis is a part of टेलोफेज और इसीलिए टेलोफेज के अंतिम चरण के रूप में साइटोकाइनेसिस को देखा जाता है। जिस प्रकार एनाफेज के अंत में 4-4 के जगह पे 8-8 क्रोमोसोम के साथ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, उसी प्रकार टेलोफेज के आखिर में साइटोकाइनेसिस शुरू होके खत्म भी हो जाता है। तो देखिए साइटोकाइनेसिस शुरू कैसे होगा। क्या लगता है ये एनिमल सेल था कि प्लांट सेल था? कैसे पहचाने? दो निशानी कौन बताएगा? हाँ, एक तो सही पहचाने सेंट्रोसोम, दूसरा आप बताइएगा, नहीं बताइएगा, आप ट्राई कीजिएगा, आप नहीं ट्राई करेंगे। प्लांट सेल में कैठो बाउंड्री होता है, अब बता दीजिएगा कितना बाउंड्री? एक की दो? दो। कौन कौन? सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां बनाते समय कहीं पे भी सेल वॉल डाले हैं? नहीं ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टीमेट यानी अंतिम बाउंड्री के रूप में दिखा? दिखा। इसमें सेंट्रोसोम दिखा? दिखा। ये दोनों साइन है कि हम लोग जिस सेल में डिवीजन कर रहे हैं वो दरअसल एनिमल सेल है। ऐसे पहचान बनती है सेल्स की। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए। तो आपको सेल दिखाकर ये पूछ ले कि ये कौन वाला सेल है, पहचान लीजिएगा। दिस इज द थिंग। अब चलिए, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, साइटोकाइनेसिस टेलोफेज के अंतिम अवस्था में अंतिम छोर पर आता है। और इसकी शुरुआत कैसे होगी वो देखिए। द प्रोग्रेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। सबसे पहले क्या होगा, माइक्रोफिलामेंट्स लाइक एक्टिन फाइबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ध्यान दीजिएगा, माइक्रोफिलामेंट वो मटेरियल है जो साइटोस्केलेटन सेल के अंदर के ढांचा को बनाने में काम आता है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट उसी में एक प्रकार का फिलामेंट है, एक प्रकार का तंतु है प्रोटीन का बना हुआ, इसको एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है। इसको कहा जाएगा एक्टिन फिलामेंट। और खास बात जान के रखिए, एक्टिन फिलामेंट वो शख्स है जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए पाया जाता है। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का कारण एक्टिन फिलामेंट एक और है, इसको सपोर्ट करता है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन दोनों है। फिलहाल यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्शन के लिए या इस साइटोकाइनेसिस को पूरा करने के लिए इसे कॉन्ट्रैक्ट कराना है बीच में से, इसलिए एक फिलामेंट पाया जाएगा, इसका नाम है एक्टिन फिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट लाइक एक्टिन फाइबर्स एक्यूम्युलेट, एक्यूमुलेट मतलब जमा होना, इकट्ठा होना। ये जमा होना, इकट्ठा होना शुरू कर देंगे कहां पर? सेंटर। या आप ऐसे कहिए, सेंटर मत कहिए इसको, बाउंड्री। BOUNDARY, बाउंड्री। और बाउंड्री भी कहां पर? एट इक्वेटोर, बीचों बीच। ऐसा नहीं कि इधर आ जाएगा, बीचों बीच। बाउंड्री एट इक्वेटोर। ठीक है, तो एक्यूमुलेट एट द बाउंड्री एट इक्वेटोर। मतलब क्या हो गया? आप कितने लोग अंडा काट कर खाए हैं? किससे काटते हैं? ऐसा हुआ है कभी बीच में से टूट गया? एकदम बढ़िया कटता है, तो आप लोग बहुत अनुभवी हैं। वैसे और अच्छे से बिना मेहनत के अगर एकदम सही सटीक अंडा काटना चाहते हैं या उसके स्लाइसेस बनाना चाहते हैं जैसे खीरा कटता है, तो आप क्या कर सकते हैं जानते हैं? धागा लीजिए, कपड़ा सीने वाला पतला वाला जो धागा होता है, उससे लेकर उसको काटिए, एकदम सुडौल सटीक कटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ धागे की बात क्यों कर रहे हैं? आप धागा को अंडा के चारों तरफ पहनाइए, अंडा को ऐसे पकड़िए, धागा ऐसे बांधिए और उसके बाद बीच से खींचिए। इमेजिन कर रहे हैं तो क्या होगा? बीच से कटता जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है ये अंडा जैसा है, एक धागा पहनाए हैं, अब बीच से खींच रहे हैं, खींचेंगे तो ये कटेगा ना। तो इसी तरह का चीज एक्टिन फाइबर्स करता है। ये पहले सराउंडिंग में पेरीफेरी पे या बाउंड्री पे जमा होता है। कहां पर? ये इक्वेटोर पे। और उसके बाद सेंटर की तरफ बढ़ना शुरू करता है, बाहर से बाउंड्री से सेंटर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। तो क्या होगा? बीच वाला हिस्सा ऐसे दबेगा और किनारा जैसे वैसे ही रह जाएगा, बीच से दबना शुरू हुआ, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो उसी चीज को यहां लिखा जा रहा है, माइक्रोफिलामेंट लाइक एक्टिन फाइबर्स accumulate at the boundary at equator so that आगे बढ़े, so that the dividing furrow बस सो दैट के लिए इतना आप लोग पीछे ले आए हमको। सो दैट द डिवाइडिंग फरो, डिवाइडिंग फरो मतलब
बांटने वाला, जो क्या कर सकते हैं, बांटने वाला लाइन, लकीर, ऐसे समझ लीजिए। डिवाइडिंग फरो appears and it proceeds towards the center. This progress is called centripetal progress of डिवाइडिंग फरो। इसको डिवाइडिंग फरो का सेंट्रिपिटल, किनारे से केंद्र के तरफ जाने की क्रिया कही जाती है। सर्कुलर मोशन पढ़े हैं क्या? शुरू हुआ है? नहीं, अभी आप लोग क्या चल रहे हैं फिजिक्स में? चलो रे, यहां तक कहाँ हैं हम लोग? डिवाइडिंग फरो के बारे में बात कर लिए। डिवाइडिंग फरो अगर आगे बढ़ेगा तो देखिए तो हश्र क्या होगा, पूरा का पूरा डिवाइडिंग फरो यहां से यहां तक टच कर जाएगा, ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। इस तरीके से दो डॉटर सेल्स बनेंगे। इट एंड्स, यानी इसका अंत होता है, इट एंड्स इनटू क्रिएशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। और ये दो डॉटर सेल बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। इस तरीके से दो डॉटर सेल बन उठते हैं। ठीक है, अब बच्चों के लिए छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ाने के बाद हर बार टीचर क्वेश्चन पूछता है, तो हम भी वो काम करेंगे। इफ ए रूट टिप सेल, अच्छा छोड़िए, इससे पहले कि हम लोग इसके क्वेश्चंस पर आए, इंपॉर्टेंस हम लोग देख लें। माइटोसिस पढ़े ना हम लोग, माइटोसिस का इंपॉर्टेंस, कौन कौन से सेल्स माइटोसिस करेंगे और क्यों करेंगे, क्या फायदा होगा, एटसेट्रा। तो इसको हम लोग लिखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तब जाके मियोसिस की तरफ जा पाएंगे, पहले माइटोसिस का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस समझ जाए। पहला, it is done by the cells somatic cells। यहां तक लिखिए, ये परफॉर्म किया जाता है, ये किया जाता है किनके द्वारा, कौन से सेल्स के द्वारा? तो पहले नंबर पर आया सोमैटिक सेल। पहले नंबर पर आया सोमैटिक सेल। अपने डिस्कशन में सोमैटिक सेल ऐसे सेल हैं जो आगे भी और देखेंगे। सोमैटिक सेल वो सेल्स हैं जो कि इसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब मतलब क्या निकलता है, देखिए सोमा मतलब होता है बॉडी। बॉडी मतलब यहां कहने का है कि ये जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, एक नहीं अनेक हजारों सेल से मिलकर बने हैं ना ये, तो इनके बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने वाले जो सेल्स हैं उन्हें कहा जाएगा सोमैटिक सेल्स। और ये सोमैटिक सेल्स जिस प्रकार का डिवीजन करेंगे वो है माइटोसिस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या सोमैटिक सेल जब कह दिए तो इसका मतलब है सर आप बताना चाह रहे दूसरे प्रकार के भी सेल्स होते हैं? तो दूसरे प्रकार के सेल्स होंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स। कहने का मतलब है
जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उन्हें कहा जाएगा रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे उन्हें कहा जाएगा रिप्रोडक्टिव सेल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर एनिमल में बात करें, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में, तो मेल में गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल कहां पाए जाएंगे? टेस्टिस में। और ये प्रोड्यूस क्या करेंगे? स्पर्म सेल्स। फीमेल में गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल कहां दिखेंगे? ओवरी में। और वो प्रोड्यूस क्या करेंगे? ओवम। ठीक है। प्लांट में बात करें, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल मेल वाला कहां दिखेगा? प्लांट में कहां दिखेगा? लीजिए, हो गया। फ्लावर में, ये सर बोलता है, फ्लावर में दिखेगा। फ्लावर में कौन? ये मत बोलिए कि आपको नहीं पता है, 10th में पढ़े होंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन में और प्लांट में दोनों में था पढ़ने के लिए। कम से कम स्ट्रक्चर्स को तो अच्छे से बताया है, प्रोसेस ऐसे ही निकाला है। तो मेल गैमेट फॉर्मेशन साइट होता है एंड्रोसियम में, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोसियम का यूनिट होता है स्टेमेन, और स्टेमेन का एक हिस्सा होता है एंथर, दूसरा हिस्सा होता है फिलामेंट। एंथर के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है। मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स एंथर में पाए जाएंगे फ्लावर में। ठीक है। और फीमेल गैमेट का नाम, अच्छा हाँ ये तो पूछा ही नहीं, मेल गैमेट किसको कहाँ पे रहते हैं? एंथर में। कहाँ पे? एक टर्म था पॉलिनेशन, पढ़े थे, सुने थे। डेफिनेशन कोई दे सकता है क्या? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, वो तो पता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, वो पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स धारण करते हैं, उनके अंदर होते हैं। और पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है एंथर के अंदर। ठीक है। ये हो गया मेल की बात। अब फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स कहाँ पाए जाएंगे? फ्लावर में। अब तो बता ही दिए, फ्लावर ही होगा उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स फ्लावर में कहाँ पाए जाएंगे? गाइनोसियम में। गाइनोसियम में कहाँ? ओवरी के अंदर। और आगे पूछ ले, ओवरी के अंदर कहाँ? न्यूसेलस में। ओवरी के अंदर न्यूसेलस में, जो न्यूसेलस ओव्यूल का पार्ट है। और फीमेल गैमेट का नाम प्लांट सेल्स में क्या होता है? वो कहलाता है एग सेल। ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे 12th में। आप लोग को पहला ही यूनिट पढ़ना है, इसी से शुरू ही होगा फ्लावर में। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 12th का पहला चैप्टर है। ओके। सो यहाँ देखिए, हम लोग अभी देखे पहला, ऐसे सेल्स जो ये डिवीजन करेंगे वो होंगे सोमैटिक सेल्स। दूसरा, द सेल्स ऑफ द बॉडी डू दिस फॉर repair of lost part, replace the damaged cells, जो टूटकर हिस्से निकल गए हैं उनकी भरपाई करने के लिए उनके जगह पे नए सेल्स को लाना है। तो बॉडी के सेल्स ये काम करेंगे बाय माइटोसिस। और तो और, अगर किसी हिस्से के सेल्स डैमेज हो गए तो उन डैमेज सेल्स को हटाने के लिए, उनके जगह पे हेल्दी नए सेल्स लाने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाएगा, दैट इज ऑल्सो माइटोसिस। ठीक है, यहां तक हुआ।
सीरियल नंबर 2, माइटोसिस का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इन माइटोसिस द daughter cells have the, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम and same amount of DNA per cell with respect to their mother cell or parent cell। यहाँ तक लिखिए, फिर इसका मतलब और सिग्निफिकेंस, सॉरी, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस नंबर 3, it is the kind of division in which the number of chromosomes, जो हम लोग डिस्कस किए हैं, in which the number of chromosomes become temporarily double in anaphase। कारण बता दीजिए। बिकॉज the chromosomes split from the, टूटते हैं, from the सेंट्रोमेयर, क्योंकि क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर से टूट के अलग होते हैं।